जैसा कोई बंदा कहना मेरे अंदर कोई वीकनेस ही नहीं है, ठीक है, दैट इज़ एन ओवर कॉन्फिडेंस ना। हर इंसान के अंदर हर स्टेज पे वीकनेस होती है, ठीक है। सो आपने फाइन लाइन जो है ना को मद्देनज़र रखना होता है कि वो बंदा ओवर कॉन्फिडेंट है ना, वो फिर सीखने की सलाहियत उसकी कम हो जाती है, इसलिए बिकॉज ही और शी थिंक्स कि यार मुझे सब कुछ आता है, ठीक है। तो अभी तो आप लोग अपने उस स्टेज पे जब आपने सीखना है, बहुत कुछ सीखना है आपने, तो यहाँ पे इस स्टेज पे ओवर कॉन्फिडेंस इज गोइंग टू बी वेरी डिट्रीमेंटल टू यू। हमारे भी जो इंटरव्यूज होते हैं ना उसमें जनरली वी आर नॉट आस्किंग टेक्निकल क्वेश्चन, मगर एट टाइम्स जहाँ लगता है कि दे नीड टू चेक हम्म, तो हम पूछते हैं, ठीक है। जी। जनरली और लोग भी पूछते हैं, बाकी तो हम इंटरव्यू पूछ के लेते हैं। दौरान सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं उसको कैसे टैकल करते हैं? देखें, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आप समझें कि क्या सिनेरियो है और अंडरस्टैंडिंग लें, और उसके बाद उस सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए आंसर दैट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा जब लोग इंटरव्यू के अंदर आते हैं तो नर्वस हो जाते हैं, इट इज़ नेचुरल टू गेट नर्वस, फर्स्ट टाइम होता है मोस्टली लोगों का इंटरव्यू का। तो जस्ट टेक डीप ब्रेथ्स और थोड़ा सा पॉजेस लें अपने आंसर्स के अंदर, उससे आपका कंपोजर रिगेन होता है। अगर आप समझते हैं आपको थोड़ा और टाइम चाहिए, आप बेशक टाइम मांग भी सकते हैं इंटरव्यूअर से, तो दे विल गिव यू टाइम, ठीक है। हम भी अंडरस्टैंड कि आप जिस स्टेज के ऊपर हैं, दिस इज़ योर प्रैक्टिकली फर्स्ट इंटरेक्शन विद अ प्रोफेशनल फर्म, सो इट इज़ ओके टू गेट नर्वस, जस्ट ट्राई टू काम योर सेल्फ। चीज़ों को जब कोई सवाल पूछे तो गौर से सुने, कामली सुने और उसके बाद आंसर करें। रश करने की ज़रूरत नहीं होती। जो बंदा रश करने की कोशिश करता है ना, फिर आपका थॉट प्रोसेस ना जम्बल अप होता है, आपके जो है ना थॉट्स जो है ना स्लोली फ्लो कर रही होती हैं और आप जल्दी से बोलने की कोशिश करते हैं, तो यू नॉर्मली मेक एरर्स या फिर आप सही आंसर नहीं कर पाते हैं, ठीक। सर क्वेश्चन अगर आंसर ना ही आता उसका तो उसको हाँ, क्या तो आप कहने नहीं आता सर तो, उसकी क्या मतलब कोई गलत आंसर देने से बेहतर तो ये है कि आप कह दें कि यार मेरे इसके ऊपर नॉलेज नहीं है इस चीज़ के ऊपर। तो लेकिन जो वो बात अभी अब्दुल्ला ने भी की थी, और मैं भी इस चीज़ में एम्फोसाइज़ करूँगा, हम बहुत ज़्यादा टेक्निकल सवाल आपसे नहीं पूछेंगे। हम थोड़े से ओपन एंड क्वेश्चन पूछते हैं जिसके अंदर जो इंटरव्यू है ना, दैट ही और शी हैज़ द रूम टू से वट एवर आपकी नॉलेज हो जिस चीज़ के ऊपर। मतलब आपने मैं इकोनॉमिक इश्यूज़ के बारे में पूछा, अगर कोई मतलब सर्कुलर डेट के बारे में बताएगा और सर्कुलर डेट का नहीं पता होगा, तो फिर तो नेगेटिव एक आपकी होगा ना, उसकी मार्किंग होगी। लेकिन आप उन चीज़ों के ऊपर बात करें जिसके ऊपर आपकी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर कमांड हो, ठीक है जी। कोई और क्वेश्चन? एक एक बस आखिरी कंक्लूडिंग रिमार्क ये है कि जस्ट बी विजिलेंट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। बहुत सारे केसेस में देखता हूँ कि लोग अप्लाई नहीं करते टाइम पे, बाकी फर्म्स के जो है ना जो टाइमलाइंस होती हैं उसको भी मद्देनज़र रखें, ज़्यादा फॉर्म्स में अप्लाई करें, हैव सम ऑप्शंस अवेलेबल, ठीक है। ये आपने थॉट प्रोसेस बिल्कुल नहीं रखना है कि सिर्फ मैंने बिग 3 में अप्लाई करना है, बिग 4 में करना है, टॉप 10 टॉप 20 फॉर्म्स में अप्लाई करें, ठीक है। बट बी विजिलेंट, जहाँ जहाँ पे उनके टाइमलाइंस है ना उस पर आपने फॉलो करना है। तो आपकी टाइमलाइन मिस होगी ना फॉर्म्स के लिए हम आपको अच्छा टाइम देंगे, हम आपको 2 वीक्स तक टाइम देते हैं। अगर 2 वीक्स के अंदर आपने फॉर्म सबमिट ना किया ना, तो फिर हम आपको कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक जी। हाँ हाँ, स्टार्टिंग सॉरी। सर 9 to 5 होती है ना नॉर्मली की, तो ओवर हाँ जी। टाइम करवाते हैं। देखें, जो आपका ओवर टाइम होता है ना, वो आपका लीव्स बैलेंस में ऐड होता जाता है, ठीक है। सो यू कैन क्लेम एडिशनल लीव्स फॉर द टाइम दैट यू हैव स्पेंड, जो आपने एक्स्ट्रा काम किया हुआ है, जी। सर दूसरा कहते हैं कि जब आप बिग फोर में जाते हैं तो वहाँ पे ना मतलब कि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हम्म। वहाँ पे मतलब कि रोटेशन कम होती है ना, तो आप मतलब कि उसी फील्ड में रहते हैं ना, तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं हो जाता है, तो जब आप बाद में जॉब करते हैं ना तो अपॉर्चुनिटी कम मिलती है। देखें, जो हमारी जो डिपार्टमेंट वाइज क्या रोटेशन होती है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है बाकी डिपार्टमेंट्स में, ठीक है। हम आपका एक मिनिमम पीरियड ऑडिट में गुजरना मैंडेटरी है, वो आपके आई कैप के बायलॉज पे लिखा हुआ है, ठीक है। उतना तो आपका टाइम स्पेंड हो गई होगा ऑडिट के अंदर। उसके अलावा आपके एडवाइजरी में रोटेशन होती है, आपकी टैक्स में रोटेशन होती है, आपकी आईटी एडवाइजरी में या फिर ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन साइड पे रोटेशन होती है कि नहीं, वो उनकी डिपेंडेंट है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। हो सकता है आपके टैक्स के अंदर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ जाए एकदम से, फिर हम टैक्स में ज़्यादा लोगों को रोटेट कर दें। हो सकता है आपकी ईआरपी या जीआरएमएस जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ जाए, तो वहाँ पे हम लोगों को रोटेट कर दें। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ ईच डिपार्टमेंट, जी। सर अगर मतलब कि स्पेसिफिक लिमिटेड नंबर ऑफ रिक्वायर्ड होंगे आपको, हम्म। लेकिन कोई जाना ही ऑडिट में चाहता हो, लेकिन आपके पास उसमें मतलब कि वो फिल हो गई है, और फिर आप उसको फिर ऑडिट में रखें या फिर टैक्स में
देखें जो जहाँ तक आपकी अपनी ओन प्रेफरेंसेस है ना, दे कैन बी कंसिडर्ड, लेकिन हमारी डिसीजन मेकिंग उन प्रेफरेंसेस के ऊपर बेस नहीं होती है। क्योंकि देखें जो थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ विच नीड्स टू बी क्लैरिफाइड कि वी आर अ सर्विस डिलीवरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमने क्लाइंट को सर्विस डिलीवरी देनी है, सही है। सो अगर हमारा टैक्स में ज़्यादा काम चल रहा है, वी नीड मोर पीपल देयर, तो वी विल हैव मोर पीपल इन टैक्स। और अगर हमें ऑडिट में ज़्यादा लोग चाहिए तो वी विल हैव मोर पीपल इन ऑडिट, ठीक है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वर्क दैट वी आर अंडरटेकिंग और उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं एज टू द स्टाफ दैट इज़ नीडेड। जी हाँ, वही मैंने पूछना था कि जो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जैसे टैक्स टू ऑडिट की क्या रोटेशन होती है, और अगर मेरी प्रेफरेंस ही हो तो मैंने जो कि लोगों की प्रेफरेंस नहीं होती है, ईआरपी डिपार्टमेंट है कि मैंने ये आर्टिकल्स को कैसे कंसिडर किया जाएगा? देखिए आप अपनी प्रेफरेंस ज़रूर बता सकते हैं, लेकिन वंस अगेन द डिसीजन रेस्ट विद द मैनेजरियल स्टाफ कि उन्होंने अपनी जॉब्स की रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए प्लानिंग करनी है, ठीक है। सो अगर एक जॉब पे रिक्वायरमेंट है, दिस इज़ अ GRMS की जॉब है, ERP इम्प्लीमेंटेशन की जॉब है, लेकिन वहाँ पे रिक्वायरमेंट है ट्रेनिंग्स की, तो किसी न किसी को तो जाना ही होगा। तो वी डू दोस रोटेशंस डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट पोर्टफोलियो एट द मोमेंट। नॉर्मली ये भी होता है कि बाद में भी जब आपकी हायरिंग हो जाती है उसके बाद भी इस तरह अपॉर्चुनिटीज़ क्रीप अप करती हैं, तो जिनको हम देखते हैं कि एक मिनिमम ऑडिट का पीरियड गुजर गया है, उसके बाद लोगों से पूछ लेते हैं, जो जाना चाहता है वो वॉलंटियर करता है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है ना कि हर क्लाइंट के अंदर रिगार्डलेस ऑफ द नेचर ऑफ वर्क आप सीखने को आपको मिलता है, ठीक है। चाहे आप टैक्स में काम कर रहे हैं, चाहे आप GRMS में काम कर रहे हैं, आपने कोई प्री कंसीव्ड बायस नहीं होना चाहिए आपके अंदर। देखें प्रैक्टिकली स्पीकिंग, मैं अगर अपने आर्टिकल्स की बात करूँ ना, तो मेरी जो पहली अटैम्प्ट थी ना मॉड्यूल E के अंदर, उससे पहले मुझे मुल्तान की एक असाइनमेंट मिल गई थी। ऑडिट नहीं था, असाइनमेंट थी, और काफ़ी डिफ़िकल्ट असाइनमेंट थी। फजल क्लॉथ मिल्स के ऊपर काम मैंने करना था। तो लेकिन वहाँ पर मुझे जो सीखने को मिला था ना, दैट वाज वे मोर देन द 1.5 years आई स्पेंड इन ऑडिट बिफोर, उस एक असाइनमेंट के ऊपर। क्योंकि वहाँ पर आपको प्रोसेसेस की असाइनमेंट थी, आपको प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग हुई। यार ये तो सिर्फ हम ऑपरेशन फाइनेंशियल साइड देखते हैं ना ऑडिट के अंदर, ऑपरेशनल साइड क्या होती है, तो वहाँ पे ऑपरेशनल साइड की अंडरस्टैंडिंग हुई थी। सो वंस अगेन जो भी हमारे पास कैंडिडेट्स आते हैं, जो ट्रेनीज़ होते हैं, उनको मैं यही चीज़ कहता हूँ कि आप अपने प्री कंसीड, आपको कोई बायस नहीं होना चाहिए कि यार बस मैंने इधर ही सीखना है। सीखने की अपॉर्चुनिटी आपको हर जगह मिलेगी। और लिमिटेशंस नहीं लगानी चाहिए ना, बस अर्ली, इट्स अ वेरी अर्ली फेज ऑफ योर लाइफ, जिसमें लिमिटेशंस लगा दोगे अभी से तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे। तो हर स्टेज पे इवॉल्व करना है, हर स्टेज पे डिफरेंट चीज़ सीखनी है, तो तभी होगा ना व्हेन यू आर ओपन टू चेंज एंड ओपन टू थिंग्स। जी, Sir, if a candidate performs well in interview but not in test or vice versa, so what would be your criteria for hiring? देखें टेस्ट के ऊपर मैंने बता दिया हुआ है, टेस्ट के ऊपर आपको एक मिनिमम मार्क्स लेना मैंडेटरी होता है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू गेट दोस मिनिमम मार्क्स, तो फिर हम आपको कंसिडर नहीं कर सकते फर्दर, ठीक है। अब आप इंटरव्यू में आ गए। इंटरव्यू के अंदर हमने सारी बातें इसलिए की हैं कि ताकि आपको पता हो कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू। अब इंटरव्यू के अंदर इफ़ वी फील कि दैट आपकी जो ऑन पेपर मेरिट है उसके मुताबिक आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो हम आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटी देते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू। और इसी वजह से अगर आप अपने किसी सीनियर से बात करें तो कुछ लोगों का इंटरव्यू होता है 5 मिनट का, ठीक है, कुछ लोगों का इंटरव्यू होता है 30 मिनट्स का, और कुछ एक आध केस में कोई 40-45 मिनट्स का भी इंटरव्यू होता है। क्योंकि जब तक हम एक फेयर असेसमेंट नहीं कर पाते ना, तब तक हम इंटरव्यू आप कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि आप लोगों का करियर्स ऑनलाइन है ना, ठीक है। मेरे गलत फैसले से आपका करियर अफेक्ट हो सकता है, तो जब तक मैं उस सही फैसले तक नहीं पहुंचता ना, तब तक मैं आपके इंटरव्यू के अंदर सवाल पूछता रहूँगा, ठीक। आर्टिकलशिप कैंसिल भी हो सकती है? आर्टिकलशिप बिल्कुल कैंसिल हो सकती है। अगर आपने कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है तो कैंसिल हो जाएगी। फिर वो हर फर्म में डिफरेंट होता है? नहीं, आपके कुछ ICAP के रेगुलेशन है, एक प्रोसेस है उसके ऊपर। इसको आर्टिकल 10 मेरा ख्याल है ICAP बाय लॉज का है, जिसमें जो है ना उसमें लिखा हुआ है कि आपके एक प्रोसीजर होता है इन ऑर्डर टू कैंसिल द आर्टिकलशिप। अगर आपने कोई क्लाइंट पे ऐसा इंसिडेंट कर दिया है विच इज़ कॉज्ड इरिपेयरेबल डैमेज टू फर्म्स रेपुटेशन, तो यू कैन गेट आर्टिकल्स कैन गेट कैंसिल। तो उसका एक प्रोसेस होता है, वो हमें फॉलो करना होता है। फिर उसका एनओसी मिलता है? नहीं, NOC नहीं मिलता। NOC इज़ अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जिस बंदे के आर्टिकल कैंसिल हो गए तो उसमें तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्शन होगी ना मुझे। अभी कुछ प्लान कर रहे हो कुछ करने का मतलब इस स्टेज के ऊपर तैयार इस तरह की चीज़ें ना सोचो। So the tolerance test. और कोई क्वेश्चन? चलो, थैंक Thank यू। you very much.
are very thankful to Mr. Ehsan and Mr. Abdullah for their valuable input. और आई एम वेरी हैप्पी कि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस उन्होंने आपके दूर कर दिए हैं. और टेक्निकली जो अब्दुल्ला भी बार बार कहते रहे, एहसन भी कहते रहे हैं, अगर आपने आज का सेशन भी ध्यान से सुन लिया है तो मेरे ख्याल से अब कोई अनआंसर्ड क्वेश्चन नहीं है. वैसे अब शरारतें करते रहें तो और बात है, ठीक है जी. जो आप जो कैजुअल एटीट्यूड के तहत करते हैं, किस तरह कर लें तो उस तरह कर लें. अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन एंड आई एम अगेन वेरी थैंकफुल टू बोथ ऑफ देम.